हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th आईसीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब आपको पता है कि ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि क्या है ना, आपको भी पता है, देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। और थ्योरेटिकल पार्ट तो आप अपने आप भी कर लेते हो। मेन चीज वही है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अभी क्लास 10th में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? तो दिक्कत ना हो उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फोकस करना है। क्वेश्चंस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नेचुरली आप अपने आप को मतलब बेहतर पाओगे, बेहतर कंडीशन में पाओगे। और ये करने के लिए ही मैंने ये सीरीज निकाली है। अभी देखते हैं आगे हम कितने चैप्टर्स का ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज ले आ पाएंगे, वो आपके ऊपर है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम सारे ही चैप्टर के भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट करते जाना है कि कैसा लग रहा है, ठीक है? एक बार कमेंट में बता दो अपना जोश कैसा है, जोश मीटर कैसा है, हाई है कि नहीं है, ये भी बता दो, ठीक है? आगे हम लाइव सेशंस भी करने का प्लान कर रहे हैं आईसीएससी के लिए, तो वो भी आप बताओ कि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो अपन ये वाली चीज करने वाले हैं। सीबीएसई के लिए तो हम कर ही रहे हैं लाइव सेशंस जो रेगुलर चलते हैं। आईसीएससी के लिए अभी हमने स्टार्ट किया है धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, आपकी तैयारी हम बहुत बेहतर तरीके से करवा सकते हैं, अभी भी लास्ट मोमेंट पे भी। क्यों? क्योंकि देखो, आपको अब क्या है कि बहुत ज्यादा पूरा एक 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 करके चीजों को नहीं करवाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फोकस करना है और वही हम करवाने वाले हैं, ठीक है? तो ये तो था शुरू का कुछ लेक्चर जो बताना जरूरी था। अब हम आ जाते हैं काम की बात पे, यानी कि अपने चैप्टर के ऊपर, ठीक है? चलो, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपको भी करते चलने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही करवाऊंगा। मैं ही करवा दूंगा तो फिर क्या फायदा है? मैं यहाँ अपनी नॉलेज दिखाने थोड़ी आया हूँ। मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। और आपकी मदद सबसे पहले आपको खुद करनी होगी। उसके लिए क्या करो, कॉपी पेन निकाल के बैठो और खुद भी सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पर करना क्या था। इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड XY2 एन एटम X गिव्स वन इलेक्ट्रॉन टू ईच Y एटम, ठीक है? अभी क्वेश्चन पढ़ लो फिर समझाता हूं मैं आपको। व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन XY2, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो, कंपाउंड क्या बना था मेरा? XY2 बना था। ये तो पता ही होगा, ये तो पता है, ठीक है? अब इसमें देखो दो वाई एटम है, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक एक्स एटम है और दो वाई एटम है। ये बात समझ आ रही है? और क्वेश्चन में आगे कहा है कि जो एक्स है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है हर वाई एटम को। जो एक्स है वो हर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है हर एक वाई एटम को, इस तरीके से समझो। अब आपने कंपाउंड्स बनाने पड़े हैं। कंपाउंड्स कैसे बनाते थे हम? वैलेंसी से। तो अगर XY2 बन रहा है तो इसका उल्टा करो, रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो है 1:2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर Y पर 1 आएगा, ठीक है ना? कंपाउंड बनाने तो आपको आते हैं ना, ये तो आप क्लास 9th में भी सीख के आए हो। तो यानी कि एक्स के ऊपर वैलेंसी 2 है, वाई के ऊपर 1 है। अभी मैंने चार्ज नहीं लिखा है, चार्ज अब लिखेंगे। देखो, एक्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक्स क्या कर रहा है? वाई को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब लिखते हैं, देखो एक्स पे है पॉजिटिव चार्ज +2। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वाई क्या कर रहा है? वाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब एक्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वाई क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो वाई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए? निगेटिव चार्ज या -1 चार्ज। अब चाहे तो आप चेक भी कर लो कंपाउंड बना के यही बन रहा है कि नहीं। क्या करते थे? वैलेंसी से बस मल्टीप्लाई कर देते थे और रेशियो देख लेते थे। अब रेशियो हो गया क्रॉस करने पर 1:2 XY2, तो सही है इसका मतलब हमारी बात, ठीक है? तो यहां तक अभी हम ठीक है कि एक्स पे +2 चार्ज है और वाई पर -1 चार्ज है। अब देखो, एक्स कोई एटम है जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक एक वाई एटम को। तो ऑब्वियस सी बात है, वाई एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ले रहा है ना। इसका मतलब वाई का ऑक्टेट कंप्लीट होने में एक की कमी थी, इसीलिए तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एक से। तो वाई के पास
वैलेंस शेल में हम आइडिया लगा सकते हैं लगभग 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब क्या है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो यानी कि ये बात फिक्स है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ बना दिया एक्स, एक्स के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे रखते हैं। एक वाई एटम मैंने यहाँ बनाया, और एक वाई एटम जगह के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक वाई एटम मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अभी तक समझ आ रहा है कैसे किया? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन आप समझ सकते हो। देखो सबसे पहले तो हमने चार्ज पता कर लिए, उस पर +2 है, तो -1 है। इससे एक बात कंफर्म हो गई, इस पे लास्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7, तभी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया होगा। अब देखो हो क्या रहा होगा, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स पे आ गया +2 चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन देने पर, और इस पे हो गया 2 -4। अब बताओ ये वाली बात ठीक है कि नहीं? अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैंने सारी चीजें लिख दी है क्वेश्चन में, और भी कुछ चीज पूछी है तो वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन XY2। अब देखो इसका नेचर बताना है ना, तो देखो नेचर कैसा होगा, एक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर किया, तो यानी कि एक्स क्या कर रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, किसको? वाई को। तो हमें पता था कि जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को, या फिर एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था, या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता था उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते थे, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और देखो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, वो तो हमने कर ही दिया है शॉर्ट में, ठीक है, वो तो अपन ने कर ही दिया। एक बार देखो जल्दी से, समझ आया कि नहीं? ये गिन लिया करो, देखो यहाँ पर 2 4 6 7 8, ठीक है, ये गिन लिया करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है कि नहीं। जैसे यहाँ भी 2 4 5 और 2 7, और एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, ठीक है। अब चाहे आप गिन के देख लो 8 कंप्लीट है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, पहला वाला अगर क्वेश्चन आपसे हो गया इजीली, तो ये वाला क्वेश्चन तो कौन सी बहुत बड़े खेत की मूली है, तो बहुत आसान है। इसमें तो यही पूछा है, डिवाइड द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। अब आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली होते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये 3 चीजें फेमस है। तो यानी कि यहां पर देखो हमें, लेकिन कहीं भी ऑक्सीडेशन के लिए गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला केस नहीं देखना है यहाँ पर, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात हुई है, तो यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन से देखना पड़ेगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो रिडक्शन है, ठीक है। जैसे पहला ही ले लूं अगर मैं, तो पहले के केस में देखो, इसको मैं पूरी रिएक्शन क्यों लिखूं, आप देखो मैं सीधे सीधे रिडक्शन सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो Zn के केस में देखते हैं, पहले Zn चेंज हो गया Zn+2 में, ठीक है, और कॉपर +2 चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है कॉपर में। अभी यहां पर देखो ध्यान से देखना, बच्चे ये तो लिख लेते हैं कि इसको 2 हाफ सेल में बांट दिया, सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों को, मतलब कोई भी रिएक्शन है उसको 2 हाफ रिएक्शन सेल्स में बांट देना है, सबसे पहले काम तो ये करना है। अब इसके बाद देखो अपने को करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 0 होगी, फ्री स्टेट में 0 होती है, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं जिसको, आप वैलेंसी से कर सकते हो, क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो आप उतना हाई लेवल पे नहीं पढ़ते हो, लेकिन इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 0 से +2 पे चेंज हो रही है, और यहाँ +2 से 0 पे चेंज हो रही है। इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी, ये तो हर कोई समझ सकता है, यहाँ 0 से +2 पे, यहाँ +2 से 0 पे। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, अच्छा इसमें 2+2 हो गया, इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, ये रिडक्शन हाफ सेल है, और वहीं वो गलती कर देते हैं।
याद रखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। और कभी भी देख लो, एक तुक्का बता रहा हूं, अगर प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर प्लस चार्ज कम हो रहा है तो वो रिडक्शन हो जाता है। वहीं माइनस के केस में अगर माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और माइनस चार्ज कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए। और चाहे तो देख लो, यहाँ मैंने +2 इलेक्ट्रॉन करे तभी तो यहाँ पर चार्ज 0 आया, क्योंकि एक चीज तो आपको पता है कि इधर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड चार्ज बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड सेम चार्ज होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखो +2 -2 कितना हो गया, 0, और यहाँ पर भी 0। सही है, खत्म खेल। हम्म। अब एक चीज और आती है, सेकंड वाली को भी बैलेंस करो। अभी मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखा, क्योंकि पहला मैं केस आपको समझा दूं, फिर बाकी के दोनों मैं आपको तेजी से बता दूंगा। अब देखो यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये 2 रिएक्शन बना लो। अब इसमें हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेल कौन सा है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये अपन बोल देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, या डायरेक्टली आप शॉर्ट में ऑक्सीडेशन हाफ भी बोल सकते हो। और ये वाला हो गया रिडक्शन हाफ। ऐसे ही लिखो, शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि देखो इस साइड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब रिडक्शन होगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा। और मैंने बताया था प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। और प्लस चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। ऐसे याद कर लो। देखो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ध्यान से बहुत आराम से समझाया आपको, बिल्कुल बेसिक से। लेकिन सेकंड वाले में मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा। Cl2 + 2Br नेगेटिव गिव्स Br2 + 2Cl नेगेटिव। अब देखो इस रिएक्शन को 2 पार्ट में बांटना है, मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हो रहा है Cl2 चेंज हो रहा है किसमें, Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पहला होगा। और दूसरा क्या होगा, 2Br नेगेटिव, ये चेंज हो रहा है Br2 में। ठीक है, यहाँ तक देखो दोनों को मैंने 2 पार्ट में बांट लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Cl2 जब ये फ्री स्टेट में होगा यहाँ 0 होगा, और Br2 यहाँ फ्री स्टेट में होगा तो ये यहाँ 0 होगा। ऑब्वियसली बात है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो देखो 0 से माइनस पे जाना है, और माइनस भी नहीं, 2 × -1 कितना हो गया, -2। तो यहाँ पर जो चार्ज है टोटल वो -2 है। कितना है, -2। कैसे पता किया, देखो अगर ये केवल Cl- होता तो केवल इसमें -1 चार्ज होता, बट 2 से मल्टीप्लाई है तो टोटल चार्ज तो -2 है। और उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी -2 चार्ज आना चाहिए, उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी -2 चार्ज आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बताओ जल्दी, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ टोटल -2 चार्ज है, और इधर 0 है, इधर 0 है, तो इधर -2 चार्ज आने चाहिए। इधर क्या आना चाहिए, -2 चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं। अब देखो कितना आसान तरीका बताया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इधर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब इसी से हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, रिएक्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तब जाके 2Cl निगेटिव बना। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हाफ। ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ। और सेकंड वाला अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो -2 चार्ज थे, यहाँ पर -2 चार्ज बनाने के लिए इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, या इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाए, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा। अब मैं तेजी से बता सकता हूँ, या ऐसे भी देख सकते हो, 0 से माइनस पे जा रहा है और हमें पता है माइनस चार्ज बढ़ता है मतलब रिडक्शन, और Br निगेटिव जा रहा है 0 पे, यानी माइनस चार्ज कम हो रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है,
और जहां रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हाफ, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ होता है। एक और दिखा देता हूं आपको, तीसरा वाला। 2Cu2 पॉजिटिव, 2Cu पॉजिटिव गिव्स Cu प्लस, अरे वो दो पार्ट में बांटना है, तो एक हो गया Cu2 पॉजिटिव जा रहा है, रुको, हाँ, 2Cu पॉजिटिव जा रहा है Cu में, ठीक है, ये तो पहला हो गया। ठीक है, सेकंड बन रहा है, इसमें देखो आपको क्या करना है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, कैसे, तो क्या करो ना, देखो एक Cu पॉजिटिव Cu में चेंज हो रहा है, एक Cu पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ऐसे मान लो। क्योंकि ये 2Cu पॉजिटिव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, Cu पॉजिटिव प्लस Cu पॉजिटिव, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, तो इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि एक Cu पॉजिटिव जा रहा है Cu पे और एक Cu पॉजिटिव जा रहा है Cu+2 पे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक Cu पॉजिटिव चेंज हुआ Cu पे, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस चार्ज कम हुआ, प्लस चार्ज कम हुआ मतलब क्या है, रिडक्शन है, और रिडक्शन है, ये तो हमें पता चल गया। इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करने पड़ेंगे, देखो यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ 0 है, तो देखो +1 से 0 जाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, इस पे माइनस चार्ज है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, देख लो चाहे तो। ये तो पता भी चल गया था, रिडक्शन है पहले ही, और ऐसे भी पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका मतलब रिडक्शन हाफ, इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन हाफ है। यहाँ पर देखो ऐसी +1 से +2 पे जा रहा है, ये भी पता चल गया, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस में चार्ज बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन है। और ऐसे भी पता कर सकते हो, देखो यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तभी जाके ये चार्ज बैलेंस होंगे ना। +2 - 1 कितना हो गया, +1, और यहाँ भी +1, अब बैलेंस है। और है क्या ये, ऑक्सीडेशन हाफ। वैसे भी देखो यहाँ पर इस साइड इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और इस साइड इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये तो आपको वैसे ही पता होगा। तो एक बार इसको आप देख लो, चेक करो जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना ये क्वेश्चन, अभी आगे क्योंकि और क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इशू हो गया था अभी, शायद लाइट वाइट का इशू था, बट ठीक है, अभी रिसॉल्व हो गया है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अभी मैं देख ही रहा हूँ लाइव पे, अभी स्ट्रीमिंग में चेक कर रहा हूँ, तो ठीक चल रहा है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। थर्ड आता है आपका, पोटेशियम एट नंबर 19 एंड क्लोरीन एट नंबर 17 रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी आती है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। और बहुत बच्चे ना इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में डिफिकल्टी आती है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है, तो बस ऐसी समझ लो। अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे पहले दे दिया मेरे को पोटेशियम, फिर दे दिया मेरे को क्लोरीन। पोटेशियम का होता है 19, ये तो वैसे बताते भी नहीं तो भी मेरे को पता था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये,
और क्लोरीन 17 की होती है 287। ये मेटल है नॉन मेटल है ना? ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो मेटल पे कौन सी टेंडेंसी होती है? चार्ज की, प्लस चार्ज की। यानी कि वो कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। वैसे नॉन मेटल एनायन बनाने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो वो क्या रहा होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा यानी डोनेट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे सीएल के केस में देखो, यहाँ पर सीएल के केस में देखो, ये सीएल निगेटिव बनाएगा, क्योंकि देखो कंपाउंड क्या बनेगा? केसीएल बनेगा। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा? केसीएल बनेगा। ये तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो के पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सीएल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और देख लो के सीएल को अगर आप तोड़ते हो तो यही होता है ना, के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, है ना? तो यानी केसीएल कंपाउंड बन रहा है हमारा एक तरह से। अब देखो सीएल चेंज हो रहा है सीएल नेगेटिव में, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है। बस इसको बैलेंस भी कर लिया। तो देखो, अब ये दोनों रिएक्शन लिखते ही मुझे एक चीज समझ आ गई। मुझे एक चीज समझ आ गई, सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा। पहला मुझे लिखना है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, वो कौन बना रहा है? पोटेशियम बना रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है। सेकंड पूछा है मुझसे रिडक्शन के बारे में, तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा होगा? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। ये बना लिया इसने सीएल नेगेटिव। ठीक है। वैसे Cl2 होता है और ये दो इलेक्ट्रॉन लेके 2Cl नेगेटिव बनाएगा। इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको भी 2 से 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि क्लोरीन जीरो पे कब होता है? यानी कि जिस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कब होती है? जब वो Cl2 पे होता है, क्योंकि हेलोजन है ना। Cl2 F2Br2, ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है। थर्ड आता है, अब ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ तक नहीं था, ये वाला पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा होगा। अब ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ओ ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, इस पूरी रिएक्शन में अगर मैं देखूं, तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हुआ? क्लोरीन का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। ठीक है। फोर्थ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, और वो किसका हुआ? ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम का। पोटेशियम क्या है यहाँ पर? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिना टाइम वेस्ट किए। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पर ना बहुत बच्चे अटक जाते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि देखो मेरे को लगता है ना, कोवलेंट कंपाउंड अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन जिसने ठीक से पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो करना क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। पहला है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2। हमें पता है N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। N2 के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। होता क्या है देखो, इसमें मैं बता दूं, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बना देते हैं देखो, या थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि दूसरा भी दिखाना ना। हाँ देखो, 1 2 3, ऐसे देखो, 1 2 3, यहाँ पर लिखो नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 3 3 ऐसे दिखा दिया। अब आप कहोगे कि इसमें तो 5 है, तो 5 कहाँ से दिखाएंगे? अरे यहाँ दिखाएंगे ना, 1 2, यहाँ पर 1 2।
ठीक है, अब कंप्लीट होगा। देखो इस साइड इस नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपस में ये बॉन्डिंग करेंगे, आपस में ये बॉन्डिंग करेंगे। ये कहेगा यार तू मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। कोवलेंट कंपाउंड ऐसी बनता है ना म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी कि दोनों क्या करेंगे, सेम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इससे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये नाइट्रोजन बोलेगा कि तूने मुझसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मैं क्या करूं, मैं भी लूंगा, तो ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। तो दोनों ने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग की, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। और जैसे ही इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इसमें बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे याद करो, एक की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, दो की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, तीन की हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। इसीलिए नाइट्रोजन पे -3 चार्ज रखते हैं हम, है ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इससे भी पता चलता है ना। और 3 इलेक्ट्रॉन की कमी भी है इसके पास, वो तो हमें यही दिख गया था ना, 2,5 जैसे लिखा था। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाना है हमें, तो कैसे बना सकते हैं ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम का लिख लो पहले तो, मैग्नीशियम का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है। देखो मैग्नीशियम होता है 12, इसको लिखेंगे 282, और क्लोरीन पे होता है 17, इसको लिखेंगे 287। ठीक है, अब देखो यहाँ मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, मैग्नीशियम एक 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 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम को दे देगा। देखो इस तरीके से, यहाँ लिखो क्लोरीन, यहाँ लिखो क्लोरीन, बीच में क्या फंस गया, मैग्नीशियम। अब देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, पहले इसके 7 इलेक्ट्रॉन बना दो, बना दिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैग्नीशियम के भी तो बनाने हैं, मैग्नीशियम के अलग साइन का बनाओ, जैसे ये बना दिया मैंने क्रॉस। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर कर रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर रहा होगा। तो मैग्नीशियम दोनों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, दोनों क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1 यानी +2 चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया, मैग्नीशियम पे आ गया +2 चार्ज। और 2 क्लोरीन पे क्या हो गया, -चार्ज। और दोनों का सेम हुआ है, क्योंकि दोनों ने सेम एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दोनों का हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ जल्दी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है मीथेन। जगह चलो हो जाएगा, मीथेन का भी हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा लिख लेंगे लेकिन हो जाएगा, मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब ये इस केस में भी हमें कौन सी बॉन्डिंग देखनी है, कोवलेंट बॉन्डिंग। देखो होता क्या है, कार्बन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो इस पे एक ही होगा। अब हाइड्रोजन क्या क्या रहेगा ना, कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब आप कहोगे ऑक्टेट तो 8 पे कंप्लीट होता है, अरे 2 पे भी तो होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना। और ये क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम पे चला जाएगा, किस पे, हीलियम पे 2He, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, मतलब एक तरीके से हीलियम भी तो हमारी नोबल गैस होती है ना। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकिन वो लेगा कैसे, वो डायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन तो मांगेगा नहीं, आयनिक कंपाउंड बनाएगा नहीं। कार्बन क्या है, हमेशा कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो होगा क्या, देखो कार्बन तो कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर देखो हमें देखना होगा कि ये वाला काम हमें कैसे करना है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर पहले कार्बन लिखो बीच में, और इसके चारों तरफ चारों इलेक्ट्रॉन बना दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब हाइड्रोजन लिखो यहाँ पर, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब हर एक हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबके एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो इस तरीके से। इसका मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है दिखाने के लिए, आप अलग साइन भी यूज कर सकते हो, जैसे सर्कल वाला भी कर सकते हो।
तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी सेम चीज है। तो होगा क्या, कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इन चारों से एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना कुछ इस तरीके से बना लेगा। जल्दी देखो, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब हाइड्रोजन कहेगा मैं क्या करूं, मैं क्या भाड़ में चला जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, बस तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन कहता है नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तू एक काम कर, तू मुझसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो फिर ये खुश हो जाएगा, ये क्या करेगा, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन था, ये इससे भी म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा और यहाँ से भी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अब देखो, तो इसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी, यानी कि देखो जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है वो 4 इलेक्ट्रॉन की नहीं हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई है, क्योंकि कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की है। तो इसका मतलब चारों तरफ कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, इस तरीके से। इसकी लूज डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी मीथेन की स्ट्रक्चर वैसे आपको नॉर्मली बनानी आती भी होगी, ठीक है। तो क्लियर है आपको, जल्दी चेक करो इसको, फटाफट से चेक करो, क्योंकि देखो स्ट्रीमिंग के भी 30 मिनट हो चुके हैं, हाँ 1-2 मिनट तो खैर अपने जो दिक्कत चल रही थी उसने खा ली है, बट ये चीजें चलती रहती है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन। तो इसको आप जल्दी से नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चंस में लगाने वाला हूँ अभी, ठीक है, करें। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड हैव एटॉमिक नंबर 6, 9 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, विच वन। अरे वाइट क्यों ले लिया मैंने, वाइट को चेंज करते हैं कलर को, कोई सा भी ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं, हाँ ये अच्छा है, ऑरेंज। अब इसमें देखो एक्स की वैल्यू दी है 6, ठीक है, वाई है 9, जेड है 12, ठीक है, X6 Y9 Z12 इस तरीके से है। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ, इसमें ऑप्शन दिए हैं कि कौन एनायन बनाएगा, कौन कैटायन बनाएगा, और कौन सी बॉन्डिंग होगी वाई और जेड के बीच में। अब 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑब्वियस सी बात है किसका है, कार्बन का। और 9 किसका है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का। और 12 किसका है, बताओ जल्दी, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। अब काम आसान हो जाएगा, अब तो काम आसान हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स और कुछ नहीं, हमारा कार्बन है। तो एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू कार्बन ऐसे लिखो। वाई क्या है, वाई इक्वल्स टू फ्लोरीन। जेड क्या है, जेड इक्वल्स टू एम जी। समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो अब देखो हमसे पूछा कि कौन इसमें से एनायन बनाएगा। एनायन कौन बनाता है, जिसपे माइनस चार्ज होता है, जिसपे माइनस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटल ही होगा, नॉन मेटल ही एनायन बनाते हैं। और यहाँ पर देखो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ नॉन मेटल है, तो इसका मतलब ये एनायन बनाएगा। कौन बनाएगा, ये। तो फ्लोरीन हो जाएगा इसका, पहले का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सेकंड देखो, क्योंकि ये माइनस चार्ज रखता है ना। कौन सा कटायन, कैटायन कौन बनाता है, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और वैसे भी मेटल क्या है, कैटायन बनाते ही हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, state type of bonds between Y and Z and give its molecular formula। अब देखो Y और Z के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये हमें बताना है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है। तो देखो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है Y और Z के बीच में बॉन्डिंग कौन सी हो रही होगी, Y हमारा है फ्लोरीन, Z है हमारा मैग्नीशियम। तो देखो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा, लेकिन एक ही फ्लोरीन एटम को तो दे नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की नहीं। तो ये क्या करेगा, ये 2 फ्लोरीन एटम को दे देगा, जैसे अभी हमने MgCl2 वाला पढ़ा था ना, वैसा ही केस है। इस तरीके से कर दो कुछ, इस तरीके से कुछ होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा होगा मैग्नीशियम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देगा।
तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, Mg+2 आ जाएगा। अब फ्लोरीन का कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अरे इसको क्या हो गया। ठीक है ना, सेम टू सेम जैसे अभी हमने किया था ना यहाँ पर। हाँ, ये MgCl2 वाले केस में वैसे ही यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर कौन से टाइप का बॉन्ड बन रहा है इसमें, MgF2 बन रहा है। बॉन्ड क्या बन रहा है, MgF2। और इसके केस में अगर Y और Z के बीच में बताना है तो Y क्या था, फ्लोरीन था, और Z क्या था, मैग्नीशियम था। तो यहाँ पर बन रहा है ZY2। चाहे तो चेक कर लो अभी। ठीक है ना, जल्दी बताओ। क्योंकि Y क्या है, फ्लोरीन है, और Z क्या है, मैग्नीशियम है। इस तरीके से देख लो, ZY2। जल्दी से चेक करो, जल्दी से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेम टू कंपाउंड्स दैट आर कोवलेंट व्हेन टेकन प्योर बट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ऐसे कोई दो कंपाउंड बताओ जो है तो कोवलेंट, लेकिन वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे वाटर में जाते हैं। अब आप कहोगे ये वाला काम तो आयनिक कंपाउंड्स करते थे। आयनिक कंपाउंड्स में होता था ना कि वो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी दिखाते थे, मतलब आयनाइज्ड हो जाते थे। उसके बाद फिर वो क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी दिखा सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए परफेक्ट थे। लेकिन जब तक वो सॉल्ट फॉर्म में है, जब तक वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, जब तक वो आयनाइज नहीं है, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, तब तक वो कंडक्शन शो नहीं करते। तो ये वाली बात हम आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ते थे। और ये भी पढ़ते थे वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, है ना, कोवलेंट इतना नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स बताने हैं, अब हमें वही चीज बतानी है कि कौन से ऐसे कोवलेंट कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्यूबल हो और आयन प्रोड्यूस कर दे। तो देखो ये याद करने वाली चीज है, इसमें दो केस आते हैं। एक आता है HCl और एक आता है NH3। अब देखो यहाँ पर ये दोनों है तो कोवलेंट कंपाउंड, है तो कोवलेंट कंपाउंड, क्यों, क्योंकि दोनों नॉन मेटल से बने, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। यहाँ नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। ये चीज हमें पता है ना। और हमें पता है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो एक तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और ये म्यूचुअल शेयरिंग से ही बने हुए हैं, है ना, ये चीज तो हमको मालूम है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता था, एक मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता था, नॉन मेटल ले रहा होता था, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होता था। और वहां एक मेटल होता था, एक नॉन मेटल होता था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर तो एक भी मेटल नहीं है, सारे नॉन मेटल है, तो यानी कि है तो ये कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन ये आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में जाते ही। उसके पीछे रीजन ये है, देखो HCl में क्या है, H पॉजिटिव है। HCl में क्या है, H पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा इसके केस में, चलो मैं रिएक्शन से ही बता देता हूँ। HCl+H2O, जैसे ही इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन। H2O में जैसे ही H पॉजिटिव ऐड होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ऐसी NH3 के केस में अगर आप देखोगे, NH3 के केस में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव बनता है। यहाँ पर NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव बनता है। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं, अरे बताओ जल्दी। यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। वो आपको प्रोडक्ट नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यानी कि बस ये दिखाना है ना हमें कि ये आयनाइज्ड हो जाता है। तो देखो आयनाइज्ड हो गया ना, NH4 पॉजिटिव, इस पर प्लस चार्ज आ गया, NH4 पॉजिटिव आयनाइज्ड हो गया। और यहाँ पर देखो हाइड्रोनियम बन गया, इसका मतलब ये भी आयनाइज्ड हो गया। तो हमें तो मेनली सिर्फ ये वाली चीज दिखानी थी ना। तो आंसर सिर्फ हमें ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि HCl होता है, और चाहो तो ऐसे करके दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा और एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, मैं आपको टाइम देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा वैसे तो। बताओ जल्दी, क्लियर है, आगे बढ़े। वैसे कलर अच्छा लग रहा है, स्टिल चेंज तो करते रहना ही है। चेंज तो इज ओनली कांस्टेंट। ये वैसे रेड सही दिखेगा, मुझे नहीं लगता सही दिखेगा।
पिंक, पिंक सही दिखेगा, पिंक करते हैं चलो, एक बार ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फेवर्ड व्हेन। अब देखो फिर से कोवलेंट बॉन्ड का आ गया, मैं कह रहा हूं ना कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये तो तीनों जो आपके मैं बता दिया ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, ये आपको याद करके जाना है अच्छे से, और डिफरेंस भी याद कर लेना आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में। अब देखो कोवलेंट कंपाउंड जब भी हम पढ़ते थे तो हम एक चीज पढ़ते थे, पहले मैं आयनिक का बता देता हूँ। आयनिक में क्या होता था, मेटल नॉन मेटल बनाते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होता था, उसके अलावा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए था। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होने का मतलब देखो ऐसे, जैसे NaCl है, ठीक है, इसमें देखो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो सोडियम तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा या लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, हाई या फिर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो नॉन मेटल ही बनाते हैं आपस में, और नॉन मेटल सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज रखेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो क्लोरीन है, ये भी तो नॉन, एक तरीके से हमारा वही बना रहा है ना, क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। तो अब क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी हो सकती है, अगर दोनों क्लोरीन एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला केस नहीं चल सकता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होगी, यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज है, जो भी एटम्स हमारे कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं यानी कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है ना, आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ली होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपको पता ही होगी, है ना। और आपको पता है क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होती है, सबसे हाई होती है, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होगी। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है तो बताएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए गैसियस एटम में, ठीक है, गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से है ना, लव फॉर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं जिसको। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आप हाई बोल सकते हो कोवलेंट कंपाउंड के लिए। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि जो भी हमारे एनाइन बना रहे हैं इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होनी चाहिए सभी एटम्स की, जो भी कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो दो पॉइंट इसके मैंने बता दिए। अब पढ़ो, फर्स्ट कह रहा है बोथ द एटम्स हैव अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाई डिफरेंस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो आयनिक कंपाउंड में है। तो ये बात कोवलेंट बॉन्ड के लिए तो गलत हो गई, तो जहां कहीं भी पी दिख रहा है वो ऑप्शन काट दो, पी हो नहीं सकता, बोथ पी एंड क्यू ये भी नहीं हो सकता। तो अब अपने पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, ओनली क्यू या बोथ क्यू एंड आर। अब चेक करो, क्यू कह रहा है बोथ द एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या ये बात सही है कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है? बिल्कुल सही है, तभी तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट कह रहा है बोथ द एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ ये भी हो सकता है, तो यानी कि हमारे ये दोनों सही हो सकते हैं, तो हम क्यू एंड आर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, क्यू एंड आर पे। तो इसमें तो देखो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा कुछ, ये तो डायरेक्टली हो गया, बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। चेक करो जरा एक बार। एक तो सर में इतना दर्द हो रहा है, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, बट पूरा पूरा दिन काम करना, पूरा पूरा दिन क्लासेस लेना, उसके बाद रिकॉर्डिंग पे आना, इट्स वेरी हेक्टिक जॉब। बट स्टिल अपन ये काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आज जो हम कर रहे हैं कल वो किसी का भविष्य बनाएगा, कल वो किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए यही सोचकर अपन ज्यादा खुद को पुश भी कर लेते हैं कई बार
कई बार अपन ज्यादा भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में बिना सोचे भी, तो वो चीज है। अभी आप देख सकते हो कि मतलब ये सारी पीपीटीज बनाना, क्वेश्चन सिलेक्ट करना इतना इजी नहीं है। और सभी क्वेश्चन ये जो है ना आपकी बुक से ही है, बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं है। मैंने बुक के क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक को मान लिया है कि हर टाइप के क्वेश्चन जब आपको बुक में मिल ही रहे हैं तो फिर हम बाहर क्यों जाएं, है ना। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है बुक में से डायरेक्टली नहीं आएगा। क्लास 10th का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ऑब्वियस सी बात है बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है, आप कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटेड है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विद रिगार्ड टू solubility इन वाटर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना और कुछ करना ही नहीं है। अब देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा CCl4 और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनको कंपेयर करना है मुझे वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, CCl4 क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है? ऑब्वियस सी बात है कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, तो आयनिक कंपाउंड तो बनाएंगे ही नहीं, आयनिक बॉन्डिंग इसमें होगी ही नहीं। और NaCl क्या है? ये तो हमारे को सबको पता है यार, कॉमन सॉल्ट, ये तो हमारा आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। सोडियम क्या है? मेटल है। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रख लेता है ना। ये वाली चीज तो आपको पता ही है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी कि आयनिक बॉन्ड जो बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो यानी कि NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है कुल मिला के, और ये हमारा कोवलेंट कंपाउंड है। तो अब मुझे कंपेयर किस में करना था? कंपेयर करना था ना वाटर में सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। तो देखो यहाँ पर होगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। अब यहां पर इस केस में हम क्या लिखेंगे, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्यों है ये हमें पता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा, क्या था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब एक चीज बताओ, आयनिक कंपाउंड्स क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, लेकिन कोवलेंट नहीं दिखाते। तो इट डजेंट, बट इट डज एज इट एज इट इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप ये वाली चीजें? ठीक है, कौन दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का है, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है ना, कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये चीज आपको पता ही होगी, है ना।
ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लें, ये वाला। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें तीन चीज बतानी है। एक तो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट ऑफ क्लोराइड। किस किस के लिए? पहले सोडियम के लिए, फिर फॉस्फोरस के लिए, नेक्स्ट कार्बन के लिए। अब पहला आता है सोडियम के केस में, तो सोडियम का जो क्लोराइड बनेगा वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, हमें पता ही है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस के दो क्लोराइड बनते हैं, एक तो बनता है PCl3 और एक बनता है PCl5। ठीक है, कार्बन के लिए भी एक बनता है, वो कौन सा है? CCl4। CCl4, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताओ, NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें बॉन्डिंग भी कौन सी होगी? आयनिक होगी। कौन सी होगी? आयनिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। फॉस्फोरस के केस में देखो, यहां पर कौन सी बॉन्डिंग होगी? ऑब्वियस सी बात है, कोवलेंट होगी। ठीक है, क्यों कोवलेंट होगी? क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, यहाँ पर तो दोनों नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी और क्लोरीन भी। और यहाँ पर भी देखो दोनों नॉन मेटल है, इसका मतलब कोवलेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ क्लोराइड, NaCl, नमक। नमक कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? सॉलिड। देखो यहाँ पर जो CCl4 होता है वो हमारा लिक्विड होता है, याद रख लो। क्या होता है? लिक्विड। अब देखो इसमें एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो हम इसको लिखेंगे सॉलिड कॉमा लिक्विड, या लिक्विड कॉमा सॉलिड, क्योंकि PCl3 हमारा लिक्विड होता है। PCl3 क्या होता है? लिक्विड होता है, और PCl5 हमारा सॉलिड होता है। ठीक है ना, PCl3 लिक्विड और PCl5 सॉलिड, याद रहेगा? जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था, तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन था, बट बहुत बच्चों से ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको याद ही नहीं होता है, वो याद रखना ही नहीं चाहते। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। A chemical term for a bond formed by a shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom। अच्छा, इसमें तो पार्ट वाइज दिए हुए हैं। देखो पार्ट वाइज है, पहले हम ऑप्शन ए को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी पे आएंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है अ केमिकल टर्म फॉर अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम। सेकंड में कहा है अमोंग द कंपाउंड आइडेंटिफाई कंपाउंड दैट हैज ऑल द थ्री बॉन्ड्स आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। देखो ऑप्शन ए में वो पूछ रहा है कि कौन सी केमिकल टर्म हम यूज करते हैं जब एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से आए। मतलब ऐसा समझो, दो एटम ए और बी, तो एक ए तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर आ रहा हो और ये दोनों यूज करें। मतलब ऐसा आप समझो कि कोऑर्डिनेट के केस में हम क्या करते थे? म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे थे, कोवलेंट के केस में हम म्यूचुअल शेयरिंग करते थे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक ही के पास, एक ही एटम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। वो क्या करता है? दूसरे को देता है, यानी दूसरा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी बॉन्डिंग किस केस में होती थी? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के केस में होती थी, है ना। किस केस में होती थी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि हमसे केमिकल टर्म पूछी है बॉन्ड फॉर्म जो हुआ उसके लिए, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। ऑप्शन बी देखो, इन सब में से ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं मुझे, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें से बताओ कौन तीनों दिखाएगा? आयनिक भी दिखा दे, कोवलेंट भी दिखा दे, और कोऑर्डिनेट भी दिखा दे। मतलब मजा दिला दे, तीनों के तीनों बॉन्डिंग दिखाए, आयनिक भी, कोवलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी। तो ऐसा कब होता है? ऐसा किस केस में होता है? यार आज गला खराब हो गया लग रहा है। मतलब कि इसमें ये चीज समझ लो कि
ऐसा कोई भी जो हमारा कंपाउंड होगा वो एक्सेप्शन होगा, और ये चीज हमें याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेप्शंस ऑलवेज रिमेंबर, ये वाली बात बोलते हैं ना, एक्सेप्शंस ऑलवेज रिमेंबर। तो एक्सेप्शंस क्या है कि हमें याद ही रखने पड़ते हैं, उसमें और कोई ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा बचते नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, इसका आंसर अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl। इसके पीछे रीजन होता है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, क्योंकि देखो ये टूटेगा किसमें, NH4 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, ठीक है। और ये बनता है NH3 और HCl से, NH3 प्लस HCl करने पर। अब यहाँ पर देखो, कोऑर्डिनेट वाला केस बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, NH3 जैसी हम लिख रहे हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तभी होती है ना जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट करे, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए जिससे कि वो उससे इलेक्ट्रॉन ले। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर H पॉजिटिव Cl निगेटिव ऐसे लिखते हैं ना इसको। तो देखो H पॉजिटिव का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको दे देगा, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव भी बना लेता है। ये बात तो आपको पता ही है ना, NH4 पॉजिटिव बनता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तीन ही बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ये चौथा बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी दिख रही है, कोवलेंट तो है ही, कोवलेंट तो है ना, ये बात तो हमें समझ ही आ रही है। NH3 क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, और HCl क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। HCl भी कोवलेंट कंपाउंड है, NH3 भी कोवलेंट कंपाउंड, तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड तो बन ही रहा है। कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है वो भी बता दिया। आयनिक, आयनिक मैंने आपको बताया था कि आयनिक की तरह बिहेव भी करते हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन देखा था कि कौन से ऐसे दो कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं यानी आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो वो यही थे ना दोनों, NH3 और HCl। तो इसीलिए हम अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं कि ये तीनों टाइप के बॉन्ड दिखा सकता है। तो थोड़ा सा ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन भी है। चलो करें, काफी ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए आज। नेक्स्ट आता है, एन एटम एक्स हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट टाइप ऑफ आयन विल इट फॉर्म, एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ इट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड। बहुत बच्चे तो ना ये क्वेश्चन देखते डर जाएंगे और ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे, 80% बच्चे नहीं कर सकते ये वाला क्वेश्चन। लेकिन अब यही क्वेश्चन, यही चैलेंजिंग क्वेश्चन तो मुझे करवाने हैं आपको, मैं करवाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो, यहाँ पर बोला है ना कि एक एटम है एक्स जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट ही करेगा, और डोनेट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। तो X3 प्लस लिख दो या X+3 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। X+3 क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। नोबल गैस की यानी कि इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तभी तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेगा। ऐसे समझो, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13, ये होता है 2,8,3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ऐसे लिखते हैं। अब देखो, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनानी है 2,8, नियरेस्ट क्या है 10, नियरेस्ट 10 है, 13 है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देके 10 पे यानी कि नियोन पे जाना चाहेगा। नियोन का होता है 10, 2,8, ठीक है। तो इसे नियोन की तरह बनाने के लिए, 2,8 बनने के लिए, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे। तो अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +3 चार्ज आएगा। जल्दी देखो, बताओ जल्दी आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम चीज मैं इसके केस में भी तो बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा कोई एटम है एक्स,
ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखता है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +3 चार्ज आएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? है ना? अब देखो, इस पे +3 चार्ज है, अब काम आसान हो गया। अब देखते चलो, पहला है सल्फेट। पहला इसका फॉर्मूला बनाना है सल्फेट के साथ। सल्फेट होता है हमारा SO4-2, SO4-2, और इस पे है +3 चार्ज, इस पे +3 चार्ज। तो होगा क्या, देखो यहां पर देखते हैं, +2 SO4-3 होगा क्या, देखो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको 2 देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी रेशियो था 2:3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3:2 का। ठीक है ना? उल्टी कर दो, इस पे 3 थी वैलेंसी, इस पे 2 थी, तो यहाँ X2 और SO4 का हो जाएगा होल राइस। यानी इसका जो नंबर है वो सल्फेट पे आना चाहिए, सल्फेट का जो नंबर है वो इस पे आना चाहिए। ठीक है? सेकंड देखो, कलर चेंज करेंगे, ठीक है, रेड करते हैं। सेकंड है नाइट्रेट, NO3 निगेटिव होता है, आपको पता ही होगा ये चीज तो। ठीक है? अब देखो, इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसके पास +3 है। उल्टा कर दो, उल्टा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा? इस पे तो आएगा, इसका -1 ही है, तो इस पे एक्स पे कोई कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन नाइट्रेट पे क्या होगा? इसका होल थ्राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी 3 थी, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से देखो। तीसरा देखते हैं, तीसरा है फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है PO4-3, और ये है X+3। अब देखो, दोनों के पास 3-3 है, दोनों के पास 3-3 वैलेंसी है, तो जब रेशियो 3:3 आ जाए, तो उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करके 1:1 भी कर सकते हैं। अब देखो, ये 1:1 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? X × PO4 आ जाएगा बस डायरेक्टली। तो इसका तो बहुत ही आसान था, X × PO4 हो जाएगा। अब थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, यहाँ पर ही करना होगा। ये दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है? फोर्थ में देखो, कार्बोनेट, PO3-2 होता है इस पे, और एक्स पे क्या है? +3 है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टी करो, तो ये हो जाएगा एक्स, अल्टा पल्टा करने पर X2, और ये हो जाएगा CO3 का होल थ्राइस। जल्दी देखो, क्यों? क्योंकि इस पे 2 था, तो इस पे 2 आ जाएगा, इस पे 3 था, तो इस पे 3 आ जाएगा कार्बोनेट पे। नेक्स्ट लो, फिफ्थ है हमारा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यानी OH निगेटिव, इस पर माइनस चार्ज है, इस पे +3 है, एक्स पे हमेशा की तरह। उल्टा कर दो, एक्स। अब इसका हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, उस पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को चेक करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें तो वैसे थियोरटिकल ही है, ऐसे भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो, असर्शन ये में कह रहा है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक आयनिक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी दिखाता है मोल्टन और एक्वस स्टेट में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आयनिक कंपाउंड के लिए हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स कभी भी एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सॉल्टी वाटर का लो, सॉल्टी वाटर यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं ना, पानी लो, उसमें नमक डाल दो, उसको घोल दो, तो क्या होगा? वो कंडक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन अगर मैं खाली नमक लूं, तो वो कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा। ऐसी कोई पाउडर फॉर्म में अगर आयनिक कंपाउंड है, अगर छोटे छोटे उसके सॉलिड पार्टिकल है, तो डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी दिखाए या ना दिखाए, लेकिन जैसे ही मैं उसको मोल्टन स्टेट में लूंगा, जैसे ही मैं उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल के उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा,
और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी दिखाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, कौन सा एक क्वेश्चन किया था ना हमने, कि ये शो करता है कंडक्टिविटी और ये नहीं करता है, NaCl करता है लेकिन कब करता है वो, लेकिन यहाँ पर ये वाली चीज नहीं बोलती, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में करता है, और वो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। पहले हमने ये वाली चीज इसीलिए बोली थी कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, उसके बाद कहा कि बट इट डज एज इट इज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, लेकिन कब, जब हम इसे वाटर में डालते हैं, यानी कि ये जब सॉल्यूशन फॉर्म में हो, मोल्टन स्टेट में हो। ये चीज मैंने तब भी क्लियर की थी। तो असर्शन क्या सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है। अब रीजन पढ़ो, रीजन क्या है इसका, रीजन है आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या ये बात सही है कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से कंसिस्ट होते हैं? नहीं, वो तो आयन से कंसिस्ट होते हैं। अरे नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक, आयनिक कंपाउंड, इसका मतलब दे आर कंसिस्ट ऑफ आयंस नॉट मॉलिक्यूल्स। ये तो गलत हो गया, रीजन, रीजन ही फॉल्स हो गया। तो यहां पर ऑप्शन होगा मेरा, एसर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है, तो यहां पर देख लो, ये हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जल्दी बताओ सही है कि नहीं। क्लियर है? बस यही था आज की इस वीडियो के लिए, लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई की है, तो आपको दिक्कत तो नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट कौन सा लूं कलर, रेड ले लेते हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में। और ऐसे ही कुछ मैं आपके लिए क्लास लेकर आता रहूंगा धीरे धीरे। आप मुझे बस कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। और अगर आप नोट्स चाहते हो, वैसे नोट्स की आपको जरूरत नहीं है वैसे मुझे लगता है, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ अगर चाहते हो एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या और क्या हम बेटर आपके लिए कर सकते हैं, तो वो चीज आप हमें बता सकते हो। उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन तो क्या है कि अपन स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने के लिए रेडी है। तो अपने पास ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये तो खत्म हो गया आज का, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस खत्म, खेल खत्म बेटा, खेल खत्म, यानी कि आज का खेल खत्म। लेकिन हमेशा का नहीं, अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलने वाली है। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप ही बताओ कौन सा चैप्टर ले। वैसे मैंने जो सोचा है कि मोल कॉन्सेप्ट में भी बच्चों को दिक्कत आती है, वैसे बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है उस क्वेश्चन में, उस चैप्टर में भी। तो क्या मुझे उसके क्वेश्चंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के? एक बार वो जल्दी से कमेंट करके बता दो। या जरूरी नहीं है कि वही ले, आप बताओ कौन सा चैप्टर लेना है। वो बहुत सारे बच्चों को कुछ जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, उसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, वो भी आप देख सकते हो। वैसे सीबीएसई के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट मैंने करवा दिया, उसका लाइव सेशन भी मैंने करवाया, उसका डिटेल लेक्चर भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप बताओ, मैं आईसीएससी के लिए भी बना सकता हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ठीक है ना, लेकिन आपको बताना पड़ेगा पहले। जब तक आप बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो आप बताओ क्या करना है। आप बताओ ना, जैसे जैसे आप बताओगे वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।